Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting MSOE 002 के क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि आपके जून 2025 एग्जाम में आ सकते हैं। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, हमने क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया था। एथनिसिटी पर्सपेक्टिव हमने जाना था डायस्पोरा के रिगार्डिंग। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन 2 कि कैसे जो इंडियन स्टेट की जो पोजीशन थी उसके डायस्पोरा के अकॉर्डिंग वो विद टाइम चेंज हुई है, इवॉल्व हुई है। सो इंडियन डायस्पोरा की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं। वो एनआरआईज है, मतलब कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस है। दो दे आर इंडियंस, दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडियंस बट दे डू नॉट लिव इन इंडिया। या फिर पीआईओस है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। राइट, तो ओवर द टाइम जो इंडिया स्टेट की जो अप्रोच है, पोजीशन है उसकी डायस्पोरा के अकॉर्डिंग वो विद टाइम चेंज भी हुई है। जहाँ पे इंडिया की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल प्रायोरिटीज विद टाइम चेंज होती हुई दिखाई दिए। इनिशियली जब हम डायस्पोरा की बात करते हैं तो वो सस्पिशन या फिर इनडिफरेंस के तौर पे हम उनको देखते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम जो इंडियन डायस्पोरा है, जो आउटसाइड इंडिया लोग रह रहे हैं, उनको हम इंडिया के इम्पॉर्टेंट एसेट की तरह देख रहे हैं, जो इंडिया की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिप्लोमेसी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो इंडिया की ग्लोबल इमेज है उसको बेटर करने के लिए वर्क कर रहे हैं। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्ली फेज इंडिफरेंस एंड सस्पिशन प्री इंडिपेंडेंस टू अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस। राइट, तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जब अर्ली डिकेड्स था, इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद इंडिया का जो एटीट्यूड था उसके डायस्पोरा के रिगार्डिंग वो लार्जली बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट था या फिर कॉशियस था। मतलब कि वो इंडियंस जो अब्रॉड जा रहे थे, जो माइग्रेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं उनको एक बुरी नज़र से देखते थे। बिकॉज वो सोचते थे कि ये ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने इंडिया को छोड़ दिया, बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, कॉलोनियल ऑपरेशन है। सो दे दीज पीपल आर नॉट लॉयल टू इंडिया, एंड कहीं ना कहीं उनके साथ एज सच इंडिया ने कोई भी एंगेजमेंट, फॉर्मल एंगेजमेंट उनके साथ नहीं रखी। तो जो इंडिया का जो स्टेट था उस टाइम पे वो फोकस कर रहा था मेनली नेशन बिल्डिंग के ऊपर और उनके बॉर्डर्स के ऊपर, एंड जो लोग वहाँ पे नहीं थे उनको वो अनलॉयल काइंड ऑफ नज़र से देख रहे थे। लाइक दे आर नॉट लॉयल एंड दे आर नॉट ट्रू टू इंडिया। राइट, तो उनको एक उस नज़र से देखा जा रहा था, उस कैटेगरी में उन इंडियंस को डाल दिया गया था। फर्दर मोर कुछ जो ओवरसीज इंडियंस थे वो पॉलिटिकली एक्टिव थे होस्ट कंट्रीज के अंदर, जो कहीं ना कहीं कंसर्न्स इंडिया के रिगार्डिंग रेस कर दी कि जो उनके इन्फ्लुएंस है इंडियन पॉलिटिक्स या फिर फॉरेन रिलेशन में वो कहीं ना कहीं हमें बढ़ती हुई दिख रही थी। तो जो एम्फेसिस था वो था कि हम इंडियंस के जो राइट्स हैं, इवन दो दे आर अब्रॉड, हम उनको प्रोटेक्ट करें रैदर देन उनको इंडियन डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा एंगेज करने से। अच्छा, राइट, तो वहाँ पे उनके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा था, बट उनको इतना ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट उनकी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर ना। उसके बाद एक शिफ्ट आया, शिफ्ट टू एंगेजमेंट, जो कि हमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिकॉग्निशन के साथ देखने को मिला 1980s ऑनवर्ड। राइट, तो 1980s के बाद स्पेशली इंडिया की जो ग्रेजुअल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन थी, इंडियन गवर्नमेंट को इस डायस्पोरा की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आने लग गई कि ये जो डायस्पोरिक पीपल हैं जो आउट ऑफ इंडिया भी रह रहे हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं हमारे लिए। वो बाहर रहते हुए कंट्री में इंडिया में पैसे भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ के पास, इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और सॉफ्ट पावर भी उनके पास है। तो उस टाइम पे जो रोल था एनआरआईज का वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग निकल के आया। उनकी जो कंट्रीब्यूशन था इंडिया की इकोनॉमी में वो गवर्नमेंट ने समझा, एंड देन जो उनका कंट्रीब्यूशन रोल एंड जो उनका वी कैन सी जो उनकी पोजीशन थी जो पहले नेगेटिव थी या पॉजिटिव लाइट में नहीं थी, वो कहीं ना कहीं अब चेंज होती हुए अब पॉजिटिवली गवर्नमेंट उनकी पोजीशन को देखने लग गई। पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा निकल के आई जहाँ पे इन डायस्पोरिक इन्वेस्टमेंट को और एंगेजमेंट को इनकरेज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा भी। अब इस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक लीगल फ्रेमवर्क
बनाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए इस डायस्पोरा के साथ कनेक्ट करने के लिए लोगों के लिए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स इन 2004। तो ये जो इशुएंस थी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की, ये कार्ड बना दिए गए 2005 में, जो कि एक मेजर स्टेप था पीआईओज को सेवरल राइट देने का। मतलब कि जो लोग नहीं हैं इंडिया के अंदर, जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, उनको ओसीआई कार्ड दे देना, ताकि वो इजीली अगर उनको ट्रैवल करना है इंडिया के अंदर तो उनके लिए इजी रहे, इन्वेस्टमेंट वो इजीली कर सके। तो दिस वाज आल्सो अ ग्रेट बिग स्टेप टुवर्ड द नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जिनके पास डुअल सिटीजनशिप्स थी, उनके लिए ओसीआई निकालना एंड डिफरेंट स्कीम्स इंस्टीट्यूशंस निकालना फॉर देयर ईज, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द foreign Indians. Now अब डायस्पोरा एज अ स्ट्रैटेजी एसेट आया 2000 से लेके आज तक भी। ये जो स्ट्रैटेजिक एसेट है ये अभी तक चल रहा है। जब हम बात कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि डायस्पोरिक कम्युनिटी जो है हमारी इंडिया की, वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द नेशन बिल्डिंग, राइट। तो वहाँ पे जो डायस्पोरा का व्यू था वो एक क्रिटिकल स्टेक होल्डर, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कल्चरल प्रमोशन और इंटरनेशनल रिलेशन के साथ जोड़कर देखा जाने लग गया, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इकोनॉमिक पार्टनर की तरह देखा गया। जो डायस्पोरा मेंबर्स थे उनको इनकरेज किया गया कि वो स्टार्टअप्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे। स्कीम्स आ गई, प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी, जो कि एक एनुअल इवेंट घोषित किया जाता है सिंस 2003 एंड सेलिब्रेट किया जा रहा है एवरी ईयर, ताकि जो कंट्रीब्यूशन है डायस्पोरा का वो अप्रिशिएट किया जाए और नेटवर्क्स जो उन्होंने बिल्ड किए हैं उसको भी आगे लेके जाया जाए। सेकंड इज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ब्रिज। अब डायस्पोरा ने हेल्प किया इंडिया की ग्लोबल डिप्लोमेसी में, जहाँ पे उन्होंने होस्ट कंट्रीज को इन्फ्लुएंस किया कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जो कि इंडिया के टुवर्ड्स फेवरेबल हो, जो इंडिया को भी एक पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके। तो जितने भी प्रोमिनेंट डायस्पोरा लीडर्स हैं यूएस, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज के अंदर, वो इनफॉर्मल एम्बेसडर की तरह एक्ट करते हैं इंडिया के, राइट। तो वो जो इंडियन लीडर्स वहाँ पे हैं, नाउ दे हैव सिटीजनशिप ऑफ यूएस, यूके, कनाडा, बट एक जो सॉफ्ट कॉर्नर उनके मन में है इंडिया के लिए वो हमेशा से है। सो दे गो फॉर दोज पॉलिसीज जो कि इंडिया को भी बेनिफिट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ब्रिज था ये भी इन डायस्पोरा के द्वारा कम होता हुआ हमें देखने को मिला। थर्ड इज कल्चरल एम्बेसडर्स। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, फेस्टिवल्स को प्रमोट करने के लिए, आर्ट को प्रमोट करने के लिए कल्चरल डिप्लोमेसी का यूज़ किया, जहाँ पे उन्होंने डायस्पोरा के जो प्रिजर्व्स है और जो स्प्रेड है इंडियन हेरिटेज की वर्ल्ड वाइड में, उसको रिकॉग्नाइज किया एंड उसको डेफिनेटली उन्होंने आगे बढ़ावा भी दिया। फोर्थ इज पॉलिसी एंड लीगल फैसिलिटेशन। अब गवर्नमेंट ने जो वीज़ा नॉर्म्स थे उनको बहुत ज़्यादा इजी कर दिया, सिंपल कर दिया, ताकि जो इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन है इंडियंस की विद इन इंडिया वो थोड़ी इजी हो जाए। डुअल सिटीजनशिप उन्होंने इंट्रोड्यूस की, ओसीआई कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए, ताकि जो बाहर जो जितने भी इंडियंस हैं वो इंडिया के साथ जो उनका कनेक्शन है वो बना रहे, राइट। अब जो ये एस्टैब्लिशमेंट थी डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की डायस्पोरा एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए विद इन इंडिया। ना अगर हम चैलेंजेस और क्रिटिक की भी बात करें, प्रोग्रेस तो काफ़ी ज़्यादा आई डायस्पोरा के हेल्प से, राइट। जितने भी पीपल, इंडियन पीपल हैं जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है। बट जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो डाइवर्स डायस्पोरा की जो एक्सपेक्टेशन है उनको मीट करना हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बैलेंस करके रखना हो, या फिर सोशल इश्यूज को एड्रेस करना हो, ये सब जो इश्यूज थे ये ओवरसीज इंडियन फेस कर रहे थे डेली लाइफ में। कुछ जो डायस्पोरा ग्रुप्स थे उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था या अंडर रिप्रेजेंटेड वो फील करते थे। और कहीं ना कहीं ये जो डिबेट है ओवर डुअल सिटीजनशिप एंड वोटिंग राइट, ये भी डिबेट छिड़ी रहती है अक्रॉस दीज डायस्पोरिक कम्युनिटीज। तो ये जो चैलेंजेस और क्रिटिक है ये भी हमें विद डायस्पोरा देखने को मिलते हैं। एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर, हम कह सकते हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ है इंडियन इंडियन स्टेट की पोजीशन में, कि कैसे जो डायस्पोरा है एक उसके अंदर शिफ्ट आया है, जहाँ पे पहले उन्होंने जो डायस्पोरिक कम्युनिटीज उनको वो नेगेटिव लाइट में देखते थे, उनको वो मतलब कि उनको वो एड्रेस भी नहीं करते थे, राइट, सस्पिशन की नज़र से देखते थे। एंड नाउ
वी कैन सी द चेंज कि कितनी ज़्यादा उनके साथ एक्टिव एंगेजमेंट देखने को मिल रही है इंडियन स्टेट की, एंड पार्टनरशिप इंडियन स्टेट की इन डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज गवर्नमेंट ने भी डायस्पोरा की जो पोटेंशियल है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, डिप्लोमेटिक लिंक है, कल्चरल ब्रिज है, उसको रिकॉग्नाइज किया, और इंडिया अब इन डायस्पोरिक कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस करता है, उनको बहुत ज़्यादा क्लोजली अपने साथ लिंक करके रखता है, क्योंकि वो भी नेशनल डेवलपमेंट और ग्लोबल स्टेचर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया की। तो ये जो इवॉल्विंग रिलेशनशिप है ये आज भी ग्रो हो रहा है, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन इतने बड़े लेवल पे, स्तर पे बढ़ चुकी है, माइग्रेशन हो रहा है, इंडिया जो अपना रोल है वर्ल्ड स्टेज पे वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपैंड कर रही है। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने इंडियन स्टेट का रोल जाना, कि कैसे जो इंडियन स्टेट का जो रोल था विद इन द डायस्पोरिक कम्युनिटीज वो चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, बस ये थोड़े से टर्म्स ऐसे डाल के हमें वो डिफिकल्ट लगने लग जाता है, बट आई होप आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई होगी। I will now see you in the video of question 3. Till then, keep on studying and all the very best for your upcoming exam. Bye.